नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। मनुस्मृति पर बहस कब, कहां और कैसे छिड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। पर जब जब इस स्मृति को लेकर बहस छिड़ती है तो इसका मेन मुद्दा महिलाएं और महिलाओं का हक होता है। क्या वाकई ऐसा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी सिस्टम या किसी तरह के संदेश के बारे में मनुस्मृति कहती है? क्या महिलाओं को इसके विरोध में अपनी आवाज उठानी चाहिए? मनुस्मृति का जिक्र होते ही ऐसे ही कई कई सवाल उठने लगते हैं। मानव धर्म शास्त्र के तौर पर मनुस्मृति को रखा गया है, जिसके बेस पर हिंदू कानून को अंग्रेजों ने तय किया। एक और फैक्ट को अंडरलाइन किया जाता है कि सोसाइटी, रिश्ते और सिस्टम से संबंधित कुछ पहलुओं पर बहुत पुराने समाज के नियम बताने वाले मनुस्मृति को आज भी कहीं कहीं जगहों पर पंचायतों के लिए फैसले लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं और जाति को लेकर मनु के ये नियम मनुवादी सोच जैसा मुहावरा गढ़ते हैं। एक विचारक हैं पेरियार, जो इस स्मृति को महिलाओं को सिर्फ वैश्या मानने वाला ग्रंथ बताते हैं। सवाल कई हैं इस स्मृति को लेकर, लेकिन एक बड़ा सवाल तो यही है कि क्या 21वीं सदी में किसी ऐसे ग्रंथ की कोई जरूरत है? क्या ऐसे ग्रंथ की जरूरत है जो महिलाओं की हालत को अमानवीय तरीके से दिखाए? महिलाओं के नजरिए से देखें तो मनुस्मृति को लेकर किस तरह की चर्चाएं और सवाल होने चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, महिलाओं को संभाले रखने के बारे में मनुस्मृति का 15वां नियम क्या कहता है, ये जान लेते हैं। मनुस्मृति का 15वां नियम कहता है कि महिलाओं का पुरुष के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति धोखेबाज हो सकती है महिलाएं। ऐसे में उनको बहुत संभाल कर या फिर कुछ निगरानी में रखना चाहिए। 90वें अध्याय में तो ये तक बताया गया है कि पति और पत्नी के साथ या अलग रहने पर क्या क्या कर्तव्य हैं। इन नियमों में दिक्कत कहाँ है, ये भी जान लेते हैं। क्या महिलाएं किसी की गुलाम हैं या कोई ऑब्जेक्ट जिस पर हमेशा निगरानी रखने की जरूरत हो? क्या मनुस्मृति का 15वां कायदा और 9वां अध्याय इस समाज में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के उलट बात नहीं करता? खैर, आगे बढ़ते हैं और स्मृति में बताए और नियमों पर गौर करते हैं। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है, महिलाएं उत्तेजित करती हैं। मनु ने दूसरे अध्याय में लिखा है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं से आसपास संभल कर रहते हैं, साथ ही साथ होश से काम लेते हैं। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में जो लिखा है उसमें दिक्कत क्या है, ये जान लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं को बस सेक्स संबंधों या फिर कोई ऑब्जेक्ट की तरह देखना पुरुषवादी विकृति और समाज के लिए बड़ा खतरा नहीं है? क्या ऐसे नियम समाज के आगे बढ़ने की सोच पर ब्रेक लगाने जैसा नहीं है? आपको क्या लगता है? तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं को अकेले छोड़ देने की बात का जिक्र किया गया है। मनुस्मृति में सिर्फ महिला वर्ग के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है, नियमों को तय किया गया है, लेकिन इसमें पुरुषों को सजा देने की बात कहीं भी नहीं हुई है, और अगर की भी गई है तो ना के बराबर। एक नियम तो महिलाओं को अकेला छोड़ देने की बात करता है। नियम कहता है कि वैसी महिलाएं जो अपने पति की बेइज्जती करती हो, किसी व्यभिचार में हो, शराब पीती हो, बीमार रहती हो, तो उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, वो भी 3 महीने के लिए। और तो और गहने और सुख सुविधाओं को भी छीन लेना चाहिए। दिक्कत कहाँ है, इस पर गौर कर लेते हैं। इस तरह का नियम बिना किसी शक और बहस के भेदभाव दिखाता है, तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए कि पति या पुरुष के शराबी या फिर चरित्रहीन होने पर किसी सजा के बारे में मनुस्मृति क्यों नहीं कहती है, पर महिला के लिए सख्त कायदे और कानून क्यों उनको अलग करने का नियम बताया गया है इसमें? चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्मृति के तीसरे अध्याय में महिलाओं के ऋतस्राव यानी कि उनके मासिक धर्म का जिक्र किया गया है। तीसरे अध्याय में जिक्र है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे या फिर कुत्ते या हिजड़े या ऐसी महिलाएं जो ऋतस्राव हो या माहवारी में जो हो, उनको सामने नहीं आना चाहिए। मतलब जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हो वो उनको देख ना लें।
ऐसे ही नियम आज कई कई घरों में देखने को मिलते हैं, जहां महिलाओं को माहवारी के समय ना तो किचन में और ना ही मंदिरों में जाने की अनुमति होती है, क्योंकि माना जाता है कि उस समय में वो अपवित्र होती हैं और छूने योग्य नहीं होती। ऐसे ही कई मुश्किल कुरीतियों के कारण महिलाओं को कुछ कुछ या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें झेलनी पड़ जाती हैं। दिक्कत क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। इस नियम में तो सवाल ये ही उठता है कि क्या ऐसे ही मनुवादी नियम और नजरियों की वजह से मासिक धर्म को अशुद्धि और या फिर श्राप के तौर पर देखा जाने लगा है। 21वीं सदी में इस प्राकृतिक क्रिया की वजह से महिलाएं दुख, अपमान, अलगाव को झेल रही हैं। क्या ये तर्कसंगत और न्याय संगत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए पैमानों को, सौंदर्य को तय करना कितना सही, ये भी जान लेते हैं। इस स्मृति के 3रे अध्याय में जिक्र है कि उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल या आंख लाल हो, जिसे अतिरिक्त अंग हो, जिसके सेहत अक्सर खराब रहती हो, जिसके बाल ना हो या फिर कम हो, तारामंडल, पेड़, नदी, पर्वत, पक्षी, सांप, गुलाम या फिर आतंक से भर देने वाला जिस महिला के नाम का अर्थ हो या फिर उसके नाम से इन सारी चीजों का संकेत मिलता हो, उन महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए। महिला जो नीची जाति की हो उनसे भी विवाह नहीं करना चाहिए। कहा यह भी गया है कि अच्छे परिवारों की सुंदर और आकर्षक महिला से ही समझदार लोग शादी करते हैं। दिक्कत क्या है ये भी जान लेते हैं। पुरुष के सौंदर्य या फिर पुरुष के गुणों को लेकर क्यों ये स्मृति बात नहीं करती है? क्यों विवाह के लिए सिर्फ महिलाओं के चुनाव के बारे में जिक्र है, जबकि विवाह तो महिला और पुरुष दोनों के बीच में होता है? अंदर तक झकझोर देने वाला एक सवाल ये भी है कि क्या महिलाओं के जीवन का केंद्र बस शारीरिक सुंदरता ही है? क्या उनका गुण या उनका टैलेंट मायने नहीं रखता है? ये सारे सवाल जो इस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद उठते हैं। 6th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जिस महिला का कोई ना हो उसके साथ विवाह के नियम के बारे में क्या कहती है स्मृति? इस स्मृति के 3रे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है कि जिसके भाई ना हो अथवा जिसके पिता का कोई ना पता हो या जिसके पिता को कोई ना जानता हो, यानी कि वो लड़की किसकी है ये किसी को ना मालूम हो, तो पुत्री का धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष लड़की के साथ ब्याह ना करे। दिक्कत क्या है? यहाँ ये सवाल उठता है, आखिर महिला को अपने अस्तित्व के लिए पुरुष के नाम या फिर साथ का जरूरी होना क्यों है? यानी कि महिला को अपने अस्तित्व की पहचान के लिए उसके भाई का होना, उसके पिता का होना या फिर एक सरनेम का होना क्यों जरूरी है? जबकि 21वीं सदी में महिलाएं अकेले अपने दम पर नाम बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। खैर, ये सारी बातें वो हैं जो एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर देती हैं, जिनको पढ़ने के बाद ये लगता है कि मनुस्मृति में ये जो चीजें हैं अगर इनको आज की 21वीं सदी में फॉलो किया जाने लगे तो महिलाओं का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, महिलाओं के लिए कुछ शब्द ही नहीं निकलेंगे। खैर, मनुस्मृति पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि महिलाओं का अस्तित्व दुनिया में है ही नहीं, उनको नियमों से, उनको बाउंडेशन से बांध कर रख दिया गया है। खैर, 21वीं सदी में इन बातों को कौन ही पूछता है और इन बातों का कौन ही ख्याल रखता है। एक और बात आपको बता दूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई है, इनके सोर्सेज बहुत अलग अलग हैं। मनुस्मृति को पढ़ा गया है, उसके बाद आप तक ये जानकारियां पहुंचाई गई हैं। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या महिलाओं को लेकर जो भी लिखा गया है मनुस्मृति में वो सही है? क्या ये नियम सही है जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।